मैं हानिया के गांव पहुंचा तो दिल में शर्मिंदगी का बोझ लिए उसे तलाश करने लगा। मैं सोच रहा था क्या हानिया अब भी मुझे माफ़ कर देगी। जो कुछ मैंने उसके साथ किया था, क्या वो माफ़ी के लायक था भी या नहीं? क्या मेरे लिए उसकी मोहब्बत अब भी बाकी थी? मैं जिस भी गली से गुजरा उस जगह पर हर मंजर मुझे अतीत की यादों में खींच कर ले जाता। जैसे जैसे मैं हानिया के घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मेरे कदम मन मन भर के भारी हो रहे थे। दिल शर्मिंदगी से भरा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं हानिया का सामना किस तरह करूँगा। हम दोनों ने बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ गुजारा था, अपना हर दुख दर्द बांटा था और कुछ ऐसे हसीन पल भी थे जो हमने एक दूसरे की संगत में गुजारे थे। वो खूबसूरत पल याद आते ही मेरा दिल एक पल को धड़क उठा था। वो पल मेरी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी थे। मुझे वो रात याद आई जब मैंने हानिया का डरा सहमा वजूद अपनी बाहों में समेटा था। वो कितना कसमसाई थी, लेकिन उसे मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं उसका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, और उसने अपना आप मेरे हवाले कर दिया था और मैं उसके वजूद में खोता चला गया था। उसके बदन की नरमी को महसूस करने लगा था और वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल साबित हुए थे। और जब जज्बातों का तूफान थमा था तो वो मेरे कंधे पर सर रखकर रो पड़ी थी। अरसलान, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और मैंने उसके आंसू बड़े ही प्यार से पोंछते हुए उसे यकीन दिलाया था। हानिया, ये हमारी मोहब्बत थी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा यकीन करो हानिया, मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ अपनाऊंगा क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। और उस वक्त मैं उससे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा था। वाकई मैं उससे मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे हानिया को यूँ बीच मझधार में छोड़कर जाना पड़ेगा। मगर मैंने उसको बीच रास्ते में छोड़कर अच्छा नहीं किया था। इसी उलझन में मेरे कदम हानिया के दरवाजे पर जाकर रुक गए थे। मैंने बंद दरवाजे को देखकर सोचा था कि मैं हानिया को क्या जवाब दूंगा। इन्हीं सोचों में मैंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला था, जो हानिया की माँ थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा उमड़ आया था। वो खामोशी से मुझे सर से पांव तक देखने लगी। मेरे पहले की और अब के होलिये में काफ़ी फ़र्क था। तभी तो वो हैरानगी से मुझे देख रही थी और मैं शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़ा था। उनकी नज़रों में मेरे लिए अनगिनत सवाल थे, मगर फिर भी वो खामोश नज़रों से मुझे देख रही थीं। तब मैंने हिचकिचाते हुए उनको सलाम किया और उनसे सवाल किया, क्या हानिया घर पर है? उन्होंने तेज नज़रों से मुझे घूरा और कहने लगी, तुम्हें हानिया याद भी है? इतना लंबा समय तुमने पलट कर उसकी खबर तक न ली, तो अब क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें एहसास भी है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुमने उसे कितना दुख दिया है। तुम्हारी बेवफाई ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और वो अब भी तुम्हारे इंतज़ार में है। लेकिन वो हानिया जो तुम्हें चाहती थी, तुम्हारा इंतज़ार करती थी, अब वो जिंदा नहीं रही। बल्कि मेरा नाम अरसलान अहमद है, मेरा संबंध दिल्ली से है। हम 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा और मुझसे छोटी 2 बहनें, रुबीना और नरगिस। पापा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। पापा एक सरकारी नौकर थे। पापा की आमदनी से घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मैंने जब से होश संभाला था, पापा को हमेशा मेहनत करते ही देखा था और अम्मा को हमेशा बचत करते। अम्मा की कोशिश होती वो जहाँ से मुमकिन हो सकता वहाँ से बचत करके उन पैसों को कहीं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती। मुझे हमेशा अम्मा की आदत खलती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं। और जब ज़रा होश संभाला तब जाकर समझ आया कि घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे जितने हम बहन भाइयों की ख्वाहिशें थीं। इसलिए तो अम्मा बचत कर करके हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखती थीं। और तब मैंने ठान लिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा, ताकि अम्मा को हर तरफ से बचत करने की ज़रूरत न पड़े और उनको कहीं पर पैसे खर्च करने से पहले इतना सोच विचार करना न पड़े। मैंने अम्मा की कुर्बानी और पापा की मेहनत से एक सबक सीखा था और ख़ुद से वादा किया था कि मैं अपनी पढ़ाई के जरिए अपने माँ बाप और अपनी बहनों की ज़िंदगी बेहतर बनाऊंगा। मैं सुबह को स्कूल जाता, शाम को पापा की मदद के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर चुका था और फिर धीरे धीरे ये मेरा रोज़ का रूटीन बन गया था। मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे घर के हालात थोड़े से सुधर सकें और मेरी माँ के चेहरे पर खुशियों के रंग बिखर सके। 10वीं के बाद मैं और पढ़ाई करने के लिए एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था और अपनी मेहनत के बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब भी हो गया था।
मेरा सपना था मैं इंजीनियर बनता, इसलिए कॉलेज के दौरान भी मैं दिन रात लगातार मेहनत करता रहा। पार्ट टाइम जॉब करके अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर लिया करता था, क्योंकि मैं पापा पर और बोझ डालना नहीं चाहता था। छोटी बहनें छोटी बहनें भी बहुत सब्र और हिम्मत वाली थीं। शायद उनको ये आदत अम्मा की तरफ से मिली थी कि वो हर चीज़ पर सब्र कर लिया करती थीं। कॉलेज में शानदार नंबरों के बाद मुझे देश की एक बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। मेरा सपना बिल्कुल करीब होने को था, लेकिन तभी मैंने और भी मेहनत करना शुरू कर दिया था। दिन को मैं क्लासेस लेता, उसके बाद एक कैफ़े में जाकर पार्ट टाइम वेटर का काम करता था। फिर रात को मैं 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन भी देता था। इस बीच मेरी दोनों छोटी बहनें भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थीं और घर के हालात भी धीरे धीरे सुधरने लगे थे। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात उन्हीं दिनों हानिया से हुई थी। वो गांव से यहाँ शहर पढ़ने के लिए आई थी और हॉस्टल में ही रहती थी। एक सादा सी जिंदा दिल लड़की थी। गेहूँए रंग पर उसकी बादामी आँखें और चेहरे पर फैली मासूमियत उसे सबसे अलग बनाती थी और मुझे उसकी ये सादगी बहुत पसंद आई थी। और दूसरी बात ये थी कि वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। कभी हिम्मत नहीं हारती थी, बल्कि हर तरह के हालात का डटकर सामना करती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके साथ साथ वो अपने घर का अकेला सहारा भी थी, क्योंकि उसके पापा उसके बचपन में ही मर गए थे और उसकी माँ ने लोगों के कपड़े सिलाई कर करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। वो भी मेरी तरह पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहती थी। यही वजह थी वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट रही थी। हानिया और मेरे रूटीन में कुछ ज़्यादा फ़र्क न था। वो भी मेरी तरह दिन में यूनिवर्सिटी की क्लासेस जाती और शाम को कुछ एकेडमी जाकर पढ़ाती थी। हम दोनों अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच बिजी रहते थे। हम दोनों में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि हम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सीरियस थे और ज़िंदगी को बहुत ही सीरियसली लेते थे। हम दोनों की पहली मुलाकात एक यूनिवर्सिटी के सेमिनार में हुई थी, जब मैं वहाँ पर एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन देने के लिए आया था, जबकि हानिया अपनी दोस्त के साथ बैठी मेरी प्रेजेंटेशन देख रही थी। मेरी बातचीत के अंदाज ने और मेरे कॉन्फिडेंस से भरपूर रवैये ने हानिया को बहुत इम्प्रेस किया था। उसके उल्टे जब मैंने पहली बार हानिया की मुस्कुराहट देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। हानिया मेरी स्पीच देने के अंदाज से इम्प्रेस हुई थी और मैं उसकी मुस्कुराहट से। सेमिनार के बाद उसने मुझे कुछ सवाल पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर दी थी। मुझे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि वो मेरे बोलने के अंदाज से इम्प्रेस हुई थी। मैंने हानिया के सारे सवालों के जवाब दिए थे और फिर हमारी ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलती चली गई थी। हम अक्सर सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे और अलग अलग टॉपिक पर बातचीत करते रहते। कुछ महीनों के अंदर मेरी और हानिया की दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। हम दोनों अक्सर किताबों, फिल्मों और ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर बातें करने लगे थे। मैं तो आमतौर पर सावधान रहता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जब भी हानिया मेरे सामने आती तो दिल चाहता कि मैं अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दूं और उसे अपने दिल की हर बात बताऊं। धीरे धीरे मैं हानिया के साथ अपने दिल की बातें शेयर भी करने लगा था और दूसरी तरफ हानिया ने भी शायद महसूस कर लिया था कि मेरी मौजूदगी उसकी ज़िंदगी को एक नए रंग में रंग देती है। इसलिए हम दोनों ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजारने लगे थे। एक दिन हानिया मुझे कहने लगी, अरसलान, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसको कह दिया कि तुम्हारी बातें भी जैसे मेरी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। कुछ पल के लिए ही सही, जब भी तुम मेरे साथ होती हो मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाते हैं। और मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। अब वो अक्सर मुझसे कहती थी, तुमसे दोस्ती के बाद मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। पहले मुझे लगता था शायद मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कामयाब होना। मैं तो बस हमेशा अपने हालात के बारे में सोचा करती थी और परेशान होती रहती थी। मगर जब से तुमसे दोस्ती हुई है मैं अपने लिए भी वक्त निकालने लगी हूँ और मेरी माँ भी मेरे इस बदलाव पर बहुत खुश हैं। मैं हमेशा उसको तसल्ली दिया करता था कि हालात एक जैसे नहीं रहते बल्कि बदल जाया करते हैं, तो परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। वक्त के साथ साथ हम दोनों को यह एहसास होने लगा था हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका है। एक शाम हम दोनों एक कैफ़े में बैठे थे। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। हमारी खामोशी में भी कुछ ऐसी बात थी जो हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। और उस दिन मैंने पहली बार हानिया से खुलकर मोहब्बत का इजहार कर दिया और उससे कह दिया कि हानिया,
मुझे लगता है तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। हानिया कुछ पल मुझे हैरत से देखती रही और फिर कहने लगी, मैं भी यही सोचती हूँ अरसलान, मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। अगर तुम मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत न देते तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाती। मैंने तो अपनी माँ के पूछने पर तुम्हारे बारे में माँ को सब कुछ बता भी दिया है और मेरी माँ को मेरी पसंद पर कोई एतराज़ भी नहीं है। और उसकी बात सुनकर मैं खुश हुआ था कि हमारे रास्ते के बीच अब कोई अड़चन भी नहीं थी। और वो पल तो जैसे कुछ देर के लिए थम सा गया था। वो समय हम दोनों के लिए फैसले का समय था। हम दोनों की दोस्ती तो बहुत थी, लेकिन उस दिन ही हम दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने जज्बातों का खुलकर इजहार भी कर दिया था। और तभी हमने एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए सपने सजाने भी शुरू कर दिए थे। मैं हमेशा उसकी हर हाल में मदद किया करता था। उसके घर के हालात तो मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़राब थे, मगर मैं हर तरीके से उसका साथ देने की कोशिश करता, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। हनी अक्सर मेरे सामने शर्मिंदा होती कि मैं उसके लिए इतना करता था, मगर मुझे उसकी आंखों में आंसू देखे नहीं जाते थे। जब मैं उसे अपना दिल दे ही बैठा था तो हर हाल में उससे वफा करना चाहता था। वो भी तो मुझे अपनी हर बात शेयर करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन मैंने शुरू से ही हानिया पर यह बात साफ कर दी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के उसूलों पर समझौता बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद सबसे पहले अपनी बहनों के फ़र्ज से फ्री होऊंगा, क्योंकि पापा ने तो सारी ज़िंदगी मेहनत करने में ही गुजार दी है और मैं अब उनको आराम देना चाहता हूँ। बहनों के फ़र्ज को पूरा करने के बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। हानिया भी मेरी इस बात से सहमत थी। वो भी जानती थी मैं पहले अपनी बहनों की ही शादी करूँगा, उसके बाद ही अपने बारे में कोई फ़ैसला लूँगा। इसलिए उसने भी मेरे इस फैसले को समझा और मेरा साथ देने का वादा किया था। हमारे बीच ये वादा न सिर्फ मोहब्बत का था, बल्कि एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करने का इरादा भी रखता था। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई थी। ये भी सिखाया था ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहना। और इसीलिए मैं चाहता था जब मैं शादी करूं तो मेरे पास इतनी जमा पूंजी हो कि मैं अपनी बीवी को खुशहाल ज़िंदगी दे सकूं। और हानिया मुझे अच्छे से समझती थी और उसने कभी मेरे फैसले को चैलेंज नहीं किया था, बल्कि हमेशा मुझे हौसला दिया था कि मैं अपने सपने पूरे करूं। एक शाम हम दोनों एक पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे याद है पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और शाम की ठंडी हवाओं के बीच मैंने बहुत प्यार से हानिया की तरफ देखा था। जब उसने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, वो जान गई थी कि मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। हानिया ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरसलान बोलो, कुछ कहना चाहते हो? मैं गहरी सांस लेकर उसका हाथ अपने हाथों में थाम चुका था और मैंने बहुत ही प्यार से कहा, हानिया मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उसने मेरे हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा था। जानती हूँ अरसलान, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक गहरा सांस लिया था और आगे बोला, और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना भी चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। मैं तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। हानिया ने कुछ पलों के लिए मेरी आंखों में झांका और फिर कहने लगी, अरसलान मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारी सोच को समझती हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे ख्वाबों को पूरा होने में तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। मुझे यकीन है तुम अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पा लोगे। कहते कहते उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया था। मैं जानता था कि वो वैसे ही मेरी दीवानी है जैसा मैं उसका दीवाना था। पहली बार मैंने हानिया को अपने बाहों के घेरे में समेटा था। मेरी बाहों का स्पर्श महसूस करके हानिया कुछ देर के लिए कसमसाई थी, लेकिन उसने खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया था। उस पल मैंने हानिया को अपने साथ लगाकर उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा था। काफ़ी देर तक मैं उस पार्क में बेंच पर बैठा हानिया के साथ बैठा रहा। जी चाह रहा था ये पल यहीं थम जाए, लेकिन एक दूसरे से दूर तो जाना ही था। मैंने तय कर लिया था मैं जल्द से जल्द अपने सपने को पूरा करूंगा और हानिया को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। मैं सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, अपनी पढ़ाई पूरी होने के साथ साथ एक अच्छी नौकरी की तलाश में भी रहता, और हानिया ने इस बीच मेरा बहुत साथ दिया था। वो मुझे हौसला देती, मेरी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुश होती। और वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ जब मैं हानिया को उसकी एकेडमी से लेकर उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा था।
लेकिन रास्ते में ही तेज बारिश होने लगी थी। कुछ देर तक हम यूं ही भीगते हुए मोटरसाइकिल पर सफ़र तय करते रहे। लेकिन वो जनवरी महीने की बारिश थी। हम दोनों ही भीग चुके थे और ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। और तब हानिया ने रुकने के लिए कहा था। हम रुककर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे, लेकिन भीगने की वजह से हम दोनों ही ठंड के मारे कांप रहे थे। पास ही एक टूटा फूटा कॉटेज था। हम उसके अंदर चले गए। शायद वहाँ कोई रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली पड़ा था। मैं और हानिया ने भीगे कपड़े उतार कर कॉटेज में मौजूद कपड़े पहन लिए थे। अब हमारी ठंड काफ़ी हद तक कम हो गई थी कि उसी वक्त लाइट चली गई थी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट हुई थी। हानिया डर के मारे मेरी बाहों में लिपट गई थी और ये वो पल थे कि मैं खुद पर काबू ना पा सका। जब मैंने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और मेरी सांसों की सरसराहट उसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से चौंकी थी और मेरी बाहों से निकलने लगी। मैंने उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर धीरे से कहा था, हानिया प्लीज़ आज खुद को मुझसे दूर मत करो। आज मैं तुम्हारी चाहत में पूरी तरह गुम हो जाना चाहता हूँ। ये कहते कहते मैंने उसके ठंडे कांपते होंठों को अपने होंठों की कैद में लिया था और उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन था। उसने कोई ऐतराज़ नहीं किया था, बल्कि मेरी मोहब्बत में खुद भी बहकती चली गई थी। बाहर बारिश का तेज़ तूफान था तो अंदर कमरे में जज्बातों का तेज़ तूफान आया हुआ था। हम दोनों ही एक दूसरे में गुम हो चुके थे और जब मैंने उसके गले से दुपट्टा उतार कर फेंका था और उसके कुर्ते की डोरियों पर हाथ रखा तो उसने सिर्फ एक नज़र मेरे ऊपर डाली थी। उस नज़र में क्या कुछ नहीं था, मोहब्बत का मान, विश्वास और कभी न छोड़ने की उम्मीद। और मैंने भी आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत दी थी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसने सुकून से ये विश्वास पाने के बाद अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। कुछ घंटे के बाद तूफान भी थम चुका था और हमारे जज्बातों का तूफान भी ठंडा हो चुका था। वो रोई तो मैंने उसे अपनी बाहों में फिर से समेट लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा, बहुत जल्दी मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। उस रात के बाद से हम एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे और फिर एक दिन मैंने दुबई जाने का फ़ैसला कर लिया ताकि वहाँ मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकूं। मेरा ये फ़ैसला जानकर हानिया कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू चमकने लगे थे, लेकिन हानिया कभी मेरी कमज़ोरी नहीं बनी थी। उसने अगले ही पल अपनी आंखों की नमी साफ़ की और मुस्कुराकर मेरे इस फैसले में मेरा साथ दिया था, ये कहकर कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और मुझे मालूम था वो मेरा इंतज़ार करेगी हर हाल में। मैंने दुबई जाकर एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दी। शुरू में तो काम बहुत सख्त था, ऊपर से था भी परदेश। घर वालों से और हानिया से दूरी का एहसास भी बहुत होता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मेहनती तो मैं पहले ही था। मैं दिन रात मेहनत करता, ओवर टाइम भी करता कि ज़्यादा पैसे कमा सकता। इसी बीच मैं हर तरह के लोगों के साथ काम करना शुरू कर चुका था और एक दिन एक इवेंट में मेरी मुलाकात एक हसीन अरबी लड़की नायला से हुई थी। नायला दुबई की ही रहने वाली थी। वो अपने पापा के बिजनेस में मदद करती थी। नायला बहुत खुश अखलाक और दोस्ताना मिजाज की लड़की थी। हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी और जल्दी ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरी ज़िंदगी में दुबई जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। मेरा हर दिन मेहनत से शुरू होता और मेहनत पर ही ख़त्म होता था, लेकिन धीरे धीरे परदेश की तन्हाई और दुबई की चमक दमक ने मेरे ख्यालों को बदलना शुरू कर दिया था। हर दिन नायला से मुलाकात होना जैसे एक रूटीन सा बन गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये संबंध और भी गहरा होने लगा था। नायला की पर्सनालिटी का जादू और उसकी खुशगवारी ने मेरे दिल पर एक गहरा ही असर डाला था। उधर हानिया हर बार मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती रहती, मेरी कामयाबी के बारे में पूछती रहती और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती, तो वहीं नायला भी मेरी हिम्मत बढ़ाती और मेरी मुश्किलों को समझती थी। अब तो उसने मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। मैंने महसूस किया था कि नायला मेरी ज़िंदगी में वो कमी पूरी कर रही थी जो हानिया की दूरी की वजह से पैदा हुई थी। नायला के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए एक सुकून का कारण बन गया था। हम दोनों अक्सर शाम को मिलते, दुबई की गलियों में घूमते और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे एक दूसरे से शेयर करते। मुझे अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट में शामिल करने की उसने पेशकश की और ये तो जैसे मेरे करियर के लिए एक नया दरवाज़ा खुलने जैसा था। मैंने धीरे धीरे महसूस किया था कि मेरी ज़िंदगी में नायला की अहमियत बढ़ती ही जा रही थी। नायला के साथ गुजारी गई शामें और उसकी गर्मजोशी ने मुझे हानिया के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया था। मैं ये समझने लगा था शायद हानिया और मेरे बीच फासलों ने ही हमें अलग करवाया है। हानिया ने मुझे बहुत फ़ोन किए,
मगर मेरे पास तो जैसे अब उसके लिए वक्त ही नहीं था। और एक दिन उसने मुझे बताया कि कभी मुझसे फुर्सत में बात करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये कहकर फ़ोन काट दिया था। मुझे ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। पता नहीं वो मुझे क्या बताने वाली थी। तब उसने मुझे कई ख़त भी लिखे थे जिनमें अपनी मोहब्बत और यकीन दहानी का इजहार किया था। लेकिन मेरे जवाब सर्द और छोटे होते गए। हानिया को अंदाज़ा होने लगा था कि मैं बदल रहा हूँ, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोचती थी शायद मेरे हालात बेहतर होने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसको लगता था मेरे काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे। शायद इसीलिए मैं उसके साथ इस तरह का सर्द बर्ताव कर रहा था। मुझे कभी कभार हानिया का ख्याल आता था और मुझे ये सोचकर जुर्म का एहसास भी होता था कि मैं उसकी मोहब्बत और वफादारी को नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन मेरे आसपास का माहौल, नायला की मौजूदगी और मेरी अपनी बढ़ती हुई कामयाबियाँ मुझे हकीकत से इनकार करने पर मजबूर कर देती थीं। मैं अपने आप को यही समझाता, शायद हानिया के बगैर भी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। हानिया ने मेरे लिए अपने ख्वाबों और मोहब्बत को पाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी थी। उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल मेरे ख्वाबों को सहारा देने में गुजारे थे। लेकिन मुझे ये समझने में देर हो गई थी और एक दिन मुझे हानिया की तरफ से एक ख़त मिला जिसमें लिखा था, अरसलान, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल गुजारे हैं। मैंने तुम्हारे ख्वाबों को अपनी दुआ समझा था, लेकिन अब मुझे लगता है शायद तुमने ख्वाबों में मुझे कहीं खो दिया है। मैंने तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया है अरसलान, ताकि तुम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। जो तुम्हारे दिल के करीब है उसके साथ खुश रहो। मुझे जीने की एक वजह मिल गई है और मैं उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। हानिया के ख़त ने मुझे कुछ देर के लिए अतीत की यादों में गुम कर दिया था। उसे जीने की आखिर ऐसी कौन सी वजह मिल गई थी? शायद उसने अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लिया होगा। लेकिन मैं अपनी नई ज़िंदगी को हकीकत में कबूल कर चुका था। मैं जानता था हानिया के ख़त ने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब वो आगे से कभी मुझे कॉल या ख़त के ज़रिए बातचीत नहीं करेगी। कुछ वक्त बाद मैंने नायला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मैंने नायला को अपने बारे में सब कुछ बता रखा था, सिवाय हानिया वाली बात के, और नायला मेरी मेहनत से बहुत इम्प्रेस हुई थी। मुझे भी नायला की सादगी और उसकी मदद करने का ये रवैया बहुत पसंद आया था। मोहब्बत के सफ़र में हम दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे और जब नायला ने अपनी मोहब्बत के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उसको अपने घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। नायला के पापा तो चाहते थे वो किसी दुबई के ही बड़े बिजनेसमैन से शादी करे, लेकिन नायला ने अपने पापा को समझाने की कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे ही शादी करना चाहती है। मैंने फैसला कर लिया था मैं नायला के पापा को अपनी मेहनत से और अपने अच्छे अखलाक से कायल कर लूँगा। मैं नायला के पापा के बिजनेस प्रोजेक्ट में उनकी बहुत मदद करने लगा और अपनी काबिलियत और मेहनत का सबूत मैंने उन्हें दे दिया था। नायला के पापा मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गए थे। नायला के पापा मेरी और नायला की शादी के लिए राज़ी हो गए क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी भी प्यारी थी और यूँ मेरी और नायला की शादी हो गई। मैंने अपने अम्मा पापा को इस बारे में बताया तो थोड़ी नाराज़गी के बाद वो भी मान गए थे क्योंकि उनको मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। शादी के बाद नायला ने मेरी ज़िंदगी में न सिर्फ मोहब्बत बल्कि सुकून भी शामिल किया था। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ ख़ास करना चाहता था और नायला ने मेरी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। नायला ने कहा था वो मेरी बहन की शादी करने के लिए अपने पास से पैसे देगी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था क्योंकि मैं खुद अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बहनों को उनके घर का करना चाहता था। बल्कि मैं तो खुद अपने कदमों पर खड़ा होकर खुद अपनी पहचान बनाना चाहता था और नायला ने मेरे इस जज्बे की कदर की थी। वो हर तरह से मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रही थी। बड़ी बहन की मैंने शादी कर दी और छोटी बहन नरगिस को मेरी तरह पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने उसका एडमिशन करा दिया। उसकी पढ़ाई के खर्चे भी उठाने लगा। मैं अब तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं गया था, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन नरगिस की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और फिर एक अच्छे ख़ानदान में उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी भी शादी कर दी। मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थीं और मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। बहनों की शादियां करने के बाद मैं और नायला ने अपने ओर ध्यान दिया था। अपना सारा ध्यान अपने नए कारोबार पर लगाया था और धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाई थी और हमारा कारोबार खूब तरक्की करने लगा था। और तब नायला ने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी।
पूरे 5 साल बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम नायला ने उबैद रखा। उबैद में तो हम दोनों की जान बसती थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को खुशी और कामयाबियों से भर दिया था। लेकिन हमारी इन खुशियों के सफ़र में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक दिन नायला ने अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी और थकान महसूस की। पहले तो वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करती रही, मगर वक्त के साथ साथ ये कमजोरी बढ़ती गई। बुखार तो कभी भूख की कमी और कभी थकावट उसे परेशान करने लगी थी। मैं उसे फ़ौरन एक डॉक्टर के पास लेकर गया और कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने हमें मशवरा दिया कि और भी टेस्ट करवाओ। और फिर आगे जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, हमारी पूरी दुनिया हिलकर रह गई थी। नायला को आखिरी स्टेज का कैंसर था और ये खबर बिजली बनकर हमारे ऊपर गिरी थी। ये जानकर नायला की बीमारी बहुत ख़तरनाक है, मैं हर मुमकिन इलाज करवाने का फ़ैसला कर चुका था। नायला ने अपनी बीमारी को सब्र और हौसले से कबूल किया था, मगर मैं अंदर से टूट चुका था। दुबई के सबसे अच्छे अस्पताल में मैंने नायला का इलाज शुरू करवाया था। कीमोथेरेपी, दवाएं और डॉक्टर के मशवरे सब कुछ आजमाया, लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। नायला ने इस मुश्किल वक्त में भी अपनी मोहब्बत और अपनी हिम्मत से मेरे हौसले को बढ़ाया था। वो कहती, हमारी मोहब्बत ने जो ख्वाब देखे हैं तुम्हें उन सबको पूरा करना है। मेरी बीमारी तुम्हें कमज़ोर नहीं बना सकती। उसके शब्द मेरे लिए रोशनी का मीनार थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसकी हालत अब दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। और एक दिन वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं उसके पास बैठा हुआ था और मेरे हाथों में उसका हाथ था। वो मुझसे कहने लगी, तुमने मेरी ज़िंदगी को मोहब्बत और खुशियों से भर दिया। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। मेरी गैर मौजूदगी में भी अपनी ज़िंदगी को उम्मीद और रोशनी से भरपूर रखना। मुझे याद करके कभी दुखी मत होना, कभी आंसू मत बहाना, वरना मेरी रूह हमेशा दुखी रहेगी। ये उसके आखिरी शब्द थे और कुछ पलों बाद नायला हमेशा के लिए खामोश हो गई थी और मेरी दुनिया अंधेरों में डूब गई। नायला के बगैर ज़िंदगी गुजारना अब मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे उबैद के लिए जीना था, क्योंकि नायला को उबैद से बेहद मोहब्बत थी और मुझे उबैद में नायला की झलक नज़र आती थी। लेकिन मेरे दिल में एक उदासी हमेशा रहती थी, जो वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती गई। दुबई की चमकती रोशनियों में उबैद की मासूमियत और मेरा सपना कहीं खोने लगे थे। और एक दिन उबैद मुझसे पूछने लगा, पापा मम्मा कहाँ है? क्या वो हमें देख सकती हैं? ये सवाल मेरे दिल को चीर गया था। नन्हा सा 4 साल का उबैद अपनी माँ के बारे में सवाल कर रहा था और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ उबैद को एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। अकेले रहकर हीन भावना का वो शिकार हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। और फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं हिंदुस्तान वापस आऊँगा, जहाँ मेरा अपना बचपन गुजरा था। हिंदुस्तान की वापसी के ख्याल पर हानिया की याद भी मेरे दिमाग के किसी कोने में उभरी थी, जो मेरी पहली मोहब्बत थी। हानिया की मोहब्बत मासूम और बेलौस थी, लेकिन वक्त और हालात ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। हानिया की याद मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन कर रही थी, लेकिन उस उम्मीद के साथ एक डर भी था। क्या हानिया अब भी उसी तरह होगी? क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह होगी? हिंदुस्तान पहुंचने के बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि हानिया से मिल सकूं, लेकिन हर बार शर्मिंदा होकर मैं रुक जाता था। और एक दिन मुझे मालूम हुआ हानिया अब भी उसी घर में रहती है और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। हानिया का जिक्र सुनकर मेरे दिल में अतीत की यादें जाग उठी थी। मैंने फैसला किया, मैं हानिया से मिलूंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं हानिया को देखने के लिए स्कूल गया। हानिया पहले से बहुत बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पहले जैसी ही मासूमियत थी। इन 10 सालों ने उसे पहले से थोड़ा मैच्योर बना दिया था, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। हानिया ने मुझे देखकर हैरत और खुशी का इजहार किया था। उसने मुझे बताया वो शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है और उसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार है। लेकिन मैंने उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी महसूस की थी। मुझे ये सुनकर मायूसी हुई कि वो शादी कर चुकी थी, लेकिन मैंने मन ही मन अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ था। जब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता था, तो क्या हानिया को हक नहीं था वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती? मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो मेरी मोहब्बत का रोग लगाए पूरी ज़िंदगी मेरा ही इंतज़ार करती रहती, वो भी बिना किसी उम्मीद के। मैंने हानिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मुझसे बात करते करते हानिया की आंखें गीली हुई थीं और फिर उसने मुझे बताया कि अपनी माँ के कहने पर उसने मुश्किल से शादी करने का फ़ैसला किया था। उसका शौहर एक कारोबारी आदमी था जो ज़्यादातर वक्त घर से दूर रहता था और एक बार प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई।
हानिया ने अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी, और जब मैं उसकी बेटी से मिला तो न जाने क्यों वो मुझे बिल्कुल अपनी अपनी सी लगी। बेख्तियार मेरा दिल चाहा मैं उसे अपने सीने से लगा लूं, लेकिन वो एकदम शर्माकर अपनी माँ के पीछे छुप गई थी और मुझे चुपके चुपके देख रही थी। मैंने कहा, हानिया, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरी जैसी है। उसने जल्दी से बात बदली थी। उबैद का दाखिला मैंने हानिया के ही स्कूल में करवा दिया था। हानिया उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ भी सिखाती थी। अब वो खुश रहने लगा था। मेरे दिल में हानिया के लिए दबी मोहब्बत फिर से उभरने लगी थी। मैं कोशिश करता था हानिया का दिल खुद के लिए नरम कर सकूं, लेकिन मैंने जो कुछ उसके साथ किया था वो इतनी आसानी से भूलने वाली तो नहीं थी। मेरी बातें सुनकर अक्सर हानिया की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो बहुत ही हिम्मत से बोलती, अरसलान, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, खुदगर्जी नहीं। तुमने अपनी खुशी के लिए मुझे भुला दिया था। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दिया है कि सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही जीना है और जो मेरे सहारे है। मैं बहुत कोशिश करता कि हानिया मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हानिया के दिल का जख्म इतना गहरा था कि मैं उस पर मरहम नहीं रख पाया। मैंने फैसला किया मैं हानिया के फैसले का एहतराम करूंगा। मैं उसके करीब रहकर उसकी मदद करना चाहता था। मैंने उसे गांव में हानिया के पास रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं गांव में एक नई ज़िंदगी शुरू करने का फैसला कर चुका था। मैं जानता था हानिया के दिल में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था। मैं अपनी ज़िंदगी इसी पश्चाताप में गुजार दूंगा। मैं हानिया की मदद के लिए स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। मैं बच्चों को पढ़ाने में हानिया का हाथ बटाता और स्कूल की देखभाल में उसकी मदद करता। हानिया शुरू में मेरी मदद कबूल करने से इनकार कर रही थी, लेकिन गांव के लोगों और बच्चों की बेहतरी के लिए वो मजबूर हो गई। मैं दिन रात मेहनत करके स्कूल को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों के लिए एक छोटा सा क्लिनिक भी खुलवा दिया ताकि लोग सेहत की बुनियादी सहूलतें हासिल कर सकें। हानिया ये सब कुछ देखती रही, लेकिन उसके दिल का जख्म अब भी ताज़ा था। गांव के लोग मेरी मेहनत और खुलूस देखकर मेरी तारीफ करते, और मैं जो खुद को खुदगर्ज इंसान समझता था अब एक हमदर्द और मुखलिस इंसान बन चुका था। मैं स्कूल के बच्चों के लिए किताबें, कपड़े खरीद कर उनके लिए खेल के मैदान बनवाए और उनकी ज़िंदगी में खुशी के रंग भरने की कोशिश की। हानिया खामोशी से ये सारे काम देखती रहती। उसको यकीन नहीं आता था, क्या मैं वाकई बदल चुका था। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में हानिया के घर गया था। उसकी माँ मुझे देखकर खुश नहीं हुई थी, लेकिन शायद हानिया ने उन्हें मेरे बारे में कुछ समझा बुझा दिया था, इसीलिए उन्होंने मुझे इज्जत से बिठाया, मेरे लिए चाय भी लेकर आईं। उसके बाद वो उठकर चली गई थी। मैं उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था जो वो मेरे पास बैठती। मैं चाय का कप हाथ में लेकर बिना सोचे समझे हानिया के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ हानिया की यूनिवर्सिटी के समय की बहुत सी निशानियाँ रखी थीं। कुछ गिफ्ट भी थे जो मैंने उसे दिए थे, जो उसने बहुत ही संभाल कर रखे थे। मैंने एक ड्रॉल खोली तो उसमें कुछ खत रखे थे जो मेरे दुबई जाने पर हानिया ने मेरे नाम लिखे थे। मैं एक एक खत उठाकर पढ़ने लगा। उन खतों में उसने अपनी बेकरारी लिखी थी, अपनी मोहब्बत के बारे में लिखा था, और एक खत पढ़ते पढ़ते जैसे मेरी पूरी दुनिया लोटपोट हो गई थी। मैं वहीं बेड पर बैठ गया था और बार बार उस खत को पढ़ने लगा। उस खत में लिखा था, अरसलान, तुम मुझे छोड़कर चले गए और मैं एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि न ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ और न पीछे जा सकती हूँ। तुम लौट आओ अरसलान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते। इस वक्त मैं ज़िंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी हूँ अरसलान, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मेरी माँ मेरी बदनामी से बचने के लिए मेरी शादी कर रही हैं। लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी अरसलान, मैं तुम्हारी अमानत हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। वो ख़त मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़ा था और आहट की आवाज़ पर मैंने नज़र उठाकर देखा तो हानिया की माँ खड़ी थी। कहने लगी, हानिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने उस पर बहुत प्रेशर डाला कि वो शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानी और सिर्फ तुम्हारे नाम के सहारे उसने ये 10 साल गुजार दिए। तुम्हारी बेटी को जन्म भी दिया। मैंने लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की ज़बानें बंद हो गई थीं, क्योंकि मैंने कह दिया था मैंने हानिया की शादी कर दी है और उसका शौहर विदेश में रहता है। अलीशा तुम्हारी ही बेटी है। और मैं उस दिन बहुत रोया था, फूट फूट कर रोया था। और तभी हानिया भी घर आ गई थी। मैं उसके सामने सर झुकाकर बैठ गया, उससे रो रो कर माफ़ी मांगी थी। उसने मेरा कितना विश्वास किया था और मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया था। मेरे इतने दिनों की मेहनत और खुलूस को देखते हुए उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था। अपनी माँ के कहने पर मुझसे शादी भी कर ली।
मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोया था। ये खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मेरा दिल पहले से ही अलीशा के लिए हुमकता था और वो भी तो हर वक्त मेरे पास आने की कोशिश करती थी। हानिया ने मेरे बेटे उबैद को दिल से अपना लिया था। वो अलीशा में और उबैद में कोई फ़र्क नहीं करती थी, बल्कि अपने सगे बेटे की तरह रखती थी। और उबैद भी हानिया को अपनी सगी माँ समझने लगा था। उसके चेहरे पर खुशियों की चमक लौटने लगी थी। मैं हानिया को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करता और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हुआ था, क्योंकि हानिया भी खुश रहने लगी थी। लेकिन कभी कभी तन्हाई में बैठकर सोचता तो पता नहीं ऐसा क्यों लगता कि हानिया के दिल में अब मेरे लिए वो पहले वाली मोहब्बत नहीं है। और फिर मैं एक गहरी सांस लेकर रह जाता। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का यकीन अगर एक बार टूट जाए तो वो दोबारा बहाल नहीं होता। मैंने भी उसके भरोसे की धज्जियाँ बिखेर दी थीं। वो कैसे दोबारा मुझसे मोहब्बत कर सकती थी? बस हालात के आगे उसने खुद को झुका दिया था। शायद अलीशा और उबैद के अच्छे फ्यूचर के लिए और मेरे लिए यही काफ़ी था। मुझे कम से कम हानिया का संग तो नसीब था और दोनों बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल गया था। मैं आगे यही कोशिश करता कि हानिया को मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो और वो भी मुझसे कोई शिकायत नहीं करती थी। बस ज़िंदगी में अब एक ही कमी थी, काश हानिया मुझसे पहले की तरह मोहब्बत करने लगे, जो शायद नामुमकिन बात है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।